हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ जी। हमने बेटे इस वीडियो में मॉक टेस्ट पेपर पे चर्चा शुरू करनी है। इंस्टीट्यूट ने सेकंड ग्रुप एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए 2 MTP रिलीज़ किए हैं। 2 मॉक टेस्ट पेपर हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट पेपर 1 है, अक्टूबर 21 सीरीज़, और जो अगला MTP होगा वो होगा MTP 2 नवंबर 21 सीरीज़। तो मैं पहले इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुरंत इसके बाद मैं MTP 2 भी आपको दूंगा। अब आप कहेंगे सर इस MTP में नया सीखने वाला क्या है। तो बेटे मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन अपनी क्लास बुक में से हैं वो मैं क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर डाल के आगे बढ़ जाऊंगा, वो नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो क्लास में हमने ऑलरेडी किया हुआ, दोबारा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, और जितने क्वेश्चन नए हैं, फिगर्स बदली हुई हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। और आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ डिस्कस करना है, और उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पोर्शन है। इसलिए फिर आप सोचेंगे सर ये भी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपने इसको कवर नहीं किया। ये भी कवर्ड है। मैं AS के क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि चलो इस बहाने से 4-5 AS आपके रिवाइज हो जाएंगे। किया आपने सब कुछ हुआ है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैं फिर भी मतलब थोड़ा टाइम लगा के क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 6 20 मार्क्स का, ये 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। बाकी तो सारे कट कॉपी पेस्ट है सर, रिपीटेड क्वेश्चन है, और जहाँ मैंने एक बार क्रॉस मार दिया टाइम वेस्ट मत करना। मैं आपको क्लास बुक का क्वेश्चन बता दूंगा कि भाई हमारी जो क्लास बुक है वो क्या है, स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जामिनेशन, इन सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। तो आपका जो ये MTP बनाया तो स्टडी मैट से है इन्होंने, और स्टडी मैट मैंने आपको सारा करवाया हुआ है क्लास बुक के अंदर। तो दोबारा करने का क्या सेंस बनता है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मैं ज़रा इसको शुरू करता हूँ सर। पेपर का पैटर्न सारे बच्चों को पता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है जी, और फिर आपने 5 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 4 क्वेश्चन 80 मार्क्स के हैं। और आपको ये बात मैं क्लास में पता नहीं फर्स्ट लेक्चर से बोलना शुरू करता हूँ कि भैया पहला क्वेश्चन जो आएगा 20 मार्क्स का AS में से आएगा, कंपलसरी क्वेश्चन हमेशा AS में से आएगा, और 6th क्वेश्चन जो होता है लास्ट वाला, उसमें भी जो 3-4 पार्ट होते हैं उसमें से भी 1-2 AS के फंस जाते हैं। तो मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता हूँ। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, वैसे भी आपके एग्ज़ाम्स के डेज चल रहे हैं, मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ बेटे, है ना। मैं खड़ा हूँ जी। सबसे पहले हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1A। पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और उसका भी पैटर्न आपको पता है। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आने हैं सर, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन, और वो भी AS में से। तो 4 AS ये टच करता है। और इंस्टीट्यूट का तो इतना बुरा हाल है, बच्चे की जान निचोड़ के रखी हुई है। एक क्वेश्चन के अंदर 5-5 नंबर के 4 पार्ट, और उसमें भी 2.5 नंबर के 2 पार्ट। मतलब जीने की चाह ख़त्म करने वाली बात है ये। पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। बच्चे को मशीन समझते हैं कि 3 घंटे में पता नहीं वो क्या चमत्कार करके चला जाए। तो उसमें भी इन्होंने 2.5 नंबर के 2 पार्ट पूछ रखे हैं। ये इसका फर्स्ट का A पार्ट है, और 2.5 नंबर के 2 पार्ट हैं। मैं आपको क्वेश्चन रीड करा देता हूँ जी। ये हमारा जो क्वेश्चन है बेटे, ये इन्होंने पूछा हमसे AS 29 में से, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, कंटिंजेंट एसेट्स में से, और इसमें से 2 पार्ट आए हैं। मैं आपको एक एक करके दोनों पार्ट चेक करा देता हूँ। ये कोई कंपनी है जी, और ये मैन्युफैक्चर करते हैं इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस को। कोई बात नहीं जी, बिल्कुल ठीक बात है। हर कंपनी कोई ना कोई बिजनेस तो करती है, तो ये भी करते हैं, है ना। अ केस हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी इन द कंज्यूमर कोर्ट। कंपनी के अगेंस्ट किसी कंज्यूमर ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया सर। अब कंज्यूमर कोर्ट में तो कंज्यूमर ही जाएगा ना भाई। इन्होंने कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बेचे, कस्टमर नहीं सेटिस्फाई हुआ,
इन्होंने रिफंड वगैरह किया नहीं होगा, कंज्यूमर कोर्ट में ले गया वो उसे। अ नोटिस फॉर लेवी ऑफ अ पेनल्टी ऑफ 20 lakhs हैज़ बीन रिसीव्ड। एक नोटिस आया जी हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट से कि भैया आपके ऊपर 20 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है अगर आप गिल्टी पाए गए तो। अगर कंपनी किसी नॉर्म में गिल्टी है तो 20 लाख रुपए की पेनल्टी कंपनी को लग सकती है। ऐसा कोई नोटिस आके बॉम्ब की तरह इनके घर पे गिर गया सर, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड अ लॉयर टू डिफेंड द केस फॉर अ फी ऑफ 2 लाख रुपीज़। कंपनी कौन सा कम है, कंपनी ने एक वकील को हायर किया, वकील को बोला 2 लाख रुपए देंगे, केस को डिफेंड कर। अब 20 लाख रुपए की पेनल्टी देने से बढ़िया था लॉयर को फीस दो, लॉयर को बोलो भैया केस लड़ हमारा। अब लॉयर साहब केस लड़ेंगे आपका, डिफेंड करेंगे आपको। 50% ऑफ द फीस हैज़ बीन पेड। 1 लाख रुपए जा चुके हैं, 2 लाख की फीस है, 50% दे दिए, 1 लाख फीस तो गई। और जो बाकी का 50% है विल बी पेड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द केस। वकील साहब को बोला 1 लाख रुपए आप रखो, 1 लाख रुपए आपको देंगे केस सेटल होने के बाद, फीस आपकी 2 लाख है। अब मुझे बताओ अकाउंटिंग कैश बेस पे करते हैं या एक्रूअल बेस पे करते हैं? बताओ बताओ, कैश बेस पे करते हैं या एक्रूअल? जिंदल सर एक्रूअल बेस पे करते हैं, 11वीं कक्षा से सीख रहे हैं ये बात हम। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपने लॉयर को बोल दिया कि आपको 2 लाख रुपए की फ़ीस हम देंगे, 1 लाख रुपए आप अभी ले लो, 1 लाख रुपए बाद में ले लेना, इसका मतलब ये 1 लाख रुपए जो रह गए हैं वो आपको देने ही पड़ेंगे, उसका प्रोविज़न बना लेना चाहिए आपको। तो हम एंट्री पास करेंगे, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़, टू कैश 1 लाख रुपीज़, टू प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज़ एंड P&L अकाउंट डेबिट टू लीगल फीस 2 लाख। P&L में 2 लाख रुपए डाल दो, 1 लाख रुपए जा चुके, 1 लाख का प्रोविज़न बन गया, वो बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। जब केस फाइनलाइज हो जाएगा तो एंट्री मार देंगे प्रोविज़न टू कैश। तो 1 लाख का प्रोविज़न तो पक्का है सर, क्योंकि आपको देना ही देना है। आपको शायद प्रोविजंस के रूल याद हो जो हमने AS 29 में पढ़े थे। प्रोविज़न कब बनाते हैं? देयर शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वेदर कंस्ट्रक्टिव और लीगल। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है क्योंकि आपने प्रॉमिस किया कि आपको हम फीस देंगे। अच्छा, और ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहाँ से होना चाहिए? पास्ट इवेंट का रिजल्ट होना चाहिए। हमारे ऊपर केस हुआ, हम वकील साहब के पास गए, उनको फीस प्रॉमिस कर दी हमने। अच्छा, आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए, तो प्रोबेबल ही है, फीस तो आपको देनी पड़ेगी। और अमाउंट का एस्टीमेट होना चाहिए, 1 लाख रुपए फिक्स्ड है आपके जो फीस के देने हैं। प्रोविज़न बनाने की मैंने आपको काफ़ी सारी कंडीशन बताई थी, काफ़ी सारे एग्जांपल बताए थे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, आउट ऑफ पास्ट इवेंट का रिजल्ट होना चाहिए, जो आज ऑब्लिगेशन खड़ा हुआ है वो पास्ट इवेंट्स की वजह से हुआ है। अच्छा, आउटफ्लो प्रोबेबल है कि जाएगा जाएगा, और अमाउंट का भी एस्टिमेट होना चाहिए, तो आप प्रोविज़न बना लो। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फेल होती है हम उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी मानेंगे। अच्छा, एक और बात, ये प्रोविज़न की बात तो हमारी हो गई। लास्ट लाइन में क्या कहता है? देयर आर 75% चांसेस दैट द पेनल्टी मे नॉट बी लेविड। अब इसका मतलब ये है 75% चांसेस हैं कि आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब पेनल्टी का प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेनल्टी का आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है। पेनल्टी भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हमने पास्ट में कोई गुड्स बेचे होंगे, उसकी वजह से केस हो गया हमारे ऊपर। अमाउंट का भी एस्टीमेट है, लेकिन आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है। अगर आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है तो 20 लाख का प्रोविज़न नहीं बनेगा, लेकिन आपके ऊपर केस तो चल रहा है ना, तो आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करनी चाहिए फुट नोट में। तो प्रोविज़न सिर्फ एक बनेगा, 1 लाख रुपए का, जो वकील को फीस देनी है। 20 लाख की पेनल्टी का प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि केस हम जीत रहे हैं। और अगर यहाँ पे लिखा होता कि नहीं पेनल्टी भी लगेगी आपको, तो पेनल्टी का भी प्रोविज़न बना रहे होते, वकील साहब की फ़ीस भी डूब जाती और 20 लाख का प्रोविज़न भी बनाना पड़ता आपको, तो फिर टोटल प्रोविज़न 21 लाख का बन रहा होता। तो आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, इसलिए हम इसका प्रोविज़न नहीं बना रहे। मैं आपको इसका आंसर चेक कराता हूँ बेटे। ये आपकी MTP है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है।
A provision should be made for remaining 50% fees of the lawyer in the financial statements. ठीक है जी. In the given case, there are 75% chances that penalty may not be levied. Accordingly, should not make any provision. बच्चे कहते हैं सर पेपर में कैसे लिखना है. भैया कितनी बार डिस्कस करेंगे, पेपर में कैसे लिखना है कितनी बार डिस्कस करेंगे. मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, पेपर में सबसे पहले आपने लिखना है एएस का प्रोविज़न. एज पर दी प्रोविजंस ऑफ एएस 29, प्रोविज़न कैन बी क्रिएटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. वो सारी कंडीशन प्रोविज़न की आप लिख देना. इन द गिवन केस द आउटफ्लो इज़ नॉट प्रोबेबल, द आउटफ्लो इज़ नॉट प्रोबेबल with regard to penalty which is levied on company. So we are not required to create any provision, but we should create provision for the remaining lawyer fees. खत्म हो गई बात. एएस का प्रोविज़न लिखो, सिचुएशन बताओ, आंसर लिखो और लास्ट वाला जो कंक्लूजन है उसको अंडरलाइन कर दो आप. और ये जो लैंग्वेज होती है स्टडी मैट की, मैंने कई बार क्लास में बोला है, स्टडी मैट की लैंग्वेज मेरे को बोलो मैं भी नहीं लिख सकता. मैं तो क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ, नॉलेज के हिसाब से उसको ड्राफ्ट करके दे सकता हूँ. आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, नंबर पूरे मिलते हैं आपको. बस प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए आपका, टू द पॉइंट बात करो. अच्छा जी, अब इसके सेकंड पॉइंट में आते हैं हम. एक और पार्ट है. द कंपनी हैड कमिटेड टू सप्लाई अ कंसाइनमेंट वर्थ 1 crore रुपीज़ to one of its dealers by the year end. कंपनी ने अपने डीलर को साल के एंड तक 1 करोड़ रुपए का माल डिलीवर करने का प्रॉमिस किया है. अब डिलीवर तो तभी होगा ना जब गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे. मतलब मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगा और अपने डीलर को प्रॉमिस कर दिया मैंने कि मैं आपको पूरे साल में 1 करोड़ का माल तो कम से कम दूंगा ही, आप बेच लेना. तो डीलर ने शोरूम खोल लिया बेचारे ने, हमारा माल रख के बैठ गया. अगर हम उसको माल नहीं दे पाए वो क्या बेचेगा, और अगर वो नहीं बेचेगा वो कमाएगा क्या. नहीं कमाएगा तो शोरूम के खर्चे उसके सर पे पड़ेंगे. तो फिर वो हमारे ऊपर डंडा चलाएगा अपना, वो कोर्ट में जाएगा, इन्होंने मरवा दिया जी मुझे, मैंने इनकी डीलरशिप ली थी, इनके कहने पे शोरूम खोल के बैठ गया, इन्होंने माल ही नहीं दिया, मेरे को नुकसान हो गया. लिंक कर पा रहे हो. अच्छा, as per the contract, if delivery is not made on time, वही कह रहा था मैं आपको, a compensation of 15% is to be paid on the value of delayed or lost. कंपनी कोई भी बहाना बनाए कि जी माल चोरी हो गया, कंसाइनमेंट लेट हो गया, ट्रक ड्राइवर भाग गया, वो तो रीज़न नहीं पता. अगर आपने टाइम से माल नहीं दिया, मैं 15% उस कंसाइनमेंट का मैं आपसे कॉम्पनसेशन लूँगा, क्योंकि मेरे को शोरूम के खर्चे पड़ जाएंगे. मैं आपका डीलर हूँ, मैं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ. अच्छा, तो 15% का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा कंपनी को कॉम्पनसेशन का, क्योंकि देना पड़ेगा आपको. वाइल द कंसाइनमेंट वाज इन ट्रांजिट, माल रास्ते में है, हमने भेज दिया है. वन ऑफ द ट्रक्स कैरिंग गुड्स वर्थ 30 लाख रुपीज़, ओहो एक्सीडेंट हो गया, 30 लाख रुपए का माल था हमारा, एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट हो गया तो टाइम से नहीं पहुंच पाया, टाइम से नहीं पहुंच पाया, वो सामने वाला सुनेगा नहीं मेरी बात, तो वो 30 लाख का 15% 4.5 लाख रुपए मेरे से कॉम्पनसेशन मांग लेगा. उसने पहले बोल दिया था मैं आपकी कहानी नहीं सुनूंगा, माल चोरी हो गया, डिले हो गया, 4.5 लाख रुपए मांग रहा है मेरे से वो. तो मुझे 4.5 लाख रुपए का कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन प्रोवाइड कर देना चाहिए. मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वैल्यू का 15% कॉम्पनसेट करूंगा, आपके खर्चे निकल जाएंगे. तो 4.5 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे, क्योंकि 30 लाख का कंसाइनमेंट पहुंचा ही नहीं है उसके पास, या डिले हो गया. 4.5 लाख रुपए कंपनी को प्रोवाइड कर देने चाहिए. एक तो ये इश्यू हो गया. आगे चलते हैं. इट वॉज हाउएवर कवर्ड बाय इंश्योरेंस. ये जो 30 लाख का माल एक्सीडेंट में चला गया, इसका इंश्योरेंस था कंपनी के पास. अकॉर्डिंग टू द सर्वेयर रिपोर्ट द पॉलिसी अमाउंट इज़ कलेक्टेबल. ओहो, वो 4.5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन तो देना है. अब हम उसको छोड़ो, 30 लाख के नुकसान पे आओ,
इसका इंश्योरेंस था, सर्वेयर कहता है ये मिल जाएगा आपको। सब्जेक्ट टू 10% डिडक्शन, ओहो 27 लाख रुपए मिलेंगे आपको। 30 लाख का माल आपका एक्सीडेंट में चला गया, 90% आपको क्लेम मिल जाएगा, 27 लाख रुपए का क्लेम है, 3 लाख रुपए लॉस और हो गया, क्योंकि स्टॉक का आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा, 10% डिडक्शन लगेगी। तो 4.5 लाख तो डीलर को देने हैं और 3 लाख ये लॉस हो गया, 7.5 लाख रुपए के नीचे आ गई कंपनी। तो 3 लाख रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट, और 4.5 लाख रुपए का प्रोविज़न बनाओ कॉम्पनसेशन का। आप ये कंपनी के एंगल से बता रहा हूँ मैं आपको। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द कंपनी हैज़ रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन दैट पॉलिसी अमाउंट हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड द डीलर हैज़ ऑल्सो क्लेम्ड द कॉम्पनसेशन फॉर द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ 30 lakhs विच इज़ इन ट्रांजिट। पॉलिसी अमाउंट प्रोसेस हो गई है और डीलर ने भी क्लेम मांग लिया आपका। तो हमें ये बताना है कितना प्रोविज़न बनेगा। तो ये देखो आप, 4.5 लाख का तो क्लेम ये बनता है जी, टू बी प्रोवाइडेड इन दी बुक्स। प्रोवाइडेड का मतलब है प्रोविज़न बनाओ इसका। और एक लॉस होगा जी ड्यू टू एक्सीडेंट, 30 लाख का लॉस था, 27 लाख का क्लेम है, 3 लाख ये नुकसान हो गया हमारा, लॉस टू बी रिकग्नाइज्ड। तो टोटल कितना नुकसान हो गया, 3 लाख का ये हो गया, 4.5 लाख का ये हो गया, 7.5 लाख का कंपनी का टोटल लॉस हो गया सर। ये तो लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट है और ये प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर कॉम्पनसेशन क्रिएट करना चाहिए आपको। क्वेश्चन ख़त्म हो गया जी, ये क्वेश्चन है बेटे। 5 नंबर में भी 2.5 नंबर के 2 पार्ट पूछ लिए। क्वेश्चन बनाने वाला शर्म ही नहीं करता कि बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहा है वो। अच्छा जी सर, मैं आपको लेके आ रहा हूँ इसके बी पार्ट में। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन है, रेवेन्यू रिकग्निशन। मैं आपको एक बार प्रोविज़न रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको AS 9 में सेल्स को रिकग्नाइज़ करना, सर्विस इनकम को रिकग्नाइज़ करना, इंटरेस्ट इनकम को रिकग्नाइज़ करना, रॉयल्टी इनकम को रिकग्नाइज़ करना और इंटरेस्ट इनकम को रिकग्नाइज़ करना, 5 तरह के रेवेन्यूज़ की हमने बात की थी। और ये जो 5 तरह के रेवेन्यूज़ थे हमारे, उसमें एक सर्विस इनकम थी, कंप्लीशन मेथड, कंप्लीटेड मेथड, पूरा फंडा था। अच्छा, अगर मेथड चेंज करेंगे तो फिर आपको चेंज इन पॉलिसी मानना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे, वो भी सारी बात हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने ना काफ़ी सारे एग्जाम्पल किए थे कि इस स्पेशल टाइप की सर्विस में क्या होगा, इस स्पेशल टाइप की सर्विस में क्या होगा। तो उसमें एक एग्जांपल था एडवर्टाइजिंग इनकम का, और मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि आपको पेपर में एक ऐड लगवानी है, तो आपने जो लोग न्यूज़ में ऐड लगवाते हैं उनकी एजेंसीज़ होती हैं, हमने उस एजेंसी को बोला कि हमारी आप पेपर में ऐड लगवाओ टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो वो कहते हैं जी फ्रंट पेज पे 5 लाख रुपए की ऐड लगेगी आपकी। मैंने उनको 5 लाख रुपए का चेक काट दिया, उन्होंने वो जो चेक है बैंक में लगाया, इन कैश करवा लिया। तो हमने बात डिस्कस करी थी कि वो जो न्यूज़ एजेंसी है जिसने कि वो आगे पेपर को ऐड लगाने के लिए बोला है, मेरी बात समझ रहे हो, तो वो उनको कमीशन देते हैं। मैंने उनको 5 लाख दिए, वो आगे 4.5 लाख देंगे, 50,000 कमा लिया। तो ये जो कमीशन है ऐड एजेंसी का, ये कमीशन की इनकम कैसे बुक करेंगे? तो मैंने आपको क्या बोला था, जब तक वो एडवर्टीज़मेंट पब्लिक के आगे अपीयर नहीं होती तब तक वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। जिस दिन प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो शेड्यूल्ड डेट पे वो एडवर्टीज़मेंट पब्लिक के सामने अपीयर हो गया, उस दिन वो अपनी इनकम मान ले। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमने क्लास में डिस्कस करी हुई है कि पब्लिक के सामने ऐड का अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे टीवी ऐड की बात करो, आप चाहे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनकी बात करो। अब मान लो क्रिकेट मैच है तो हॉटस्टार पे भी चलता है, उसके बीच में भी ऐड आते हैं, तो मैच ख़त्म, पैसा हजम। तो कंपनीज़ देती है ना इनको, कंपनीज़ पैसा देती हैं हॉटस्टार को कि आप इस दिन पे इस टाइम पे जो मैच चलेगा उसमें आपने ऐड दिखानी है। वो मैच डिस्प्ले हो गया, बात ख़त्म हो गई, इनकम बुक हो गई। तो वही क्वेश्चन है सर ये वाला, मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ। ये देखो,
ओल्ड एरा पब्लिकेशन पब्लिशेस अ पॉपुलर मंथली मैगजीन ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने 15 तारीख को मैगजीन छपती है जी, ठीक है। द पब्लिकेशन सेल्स द एडवर्टाइजिंग स्पेस ऑन द टर्म्स of 90% payable in advance and the balance 10% payable within the 30 days of release of the publication। भाई 90% पैसे एडवांस में ले लेते हैं, 10% कहते हैं जब हमने पब्लिकेशन रिलीज कर दिया तब दे देना 10%। समझ में आ गई बात? आगे जी, the space for the March 20 issue of the magazine was sold in the month of February 20। मार्च में जो पब्लिकेशन जाना है फरवरी में उसकी बुकिंग हो गई थी, सही है। द मैगजीन वाज पब्लिश्ड एज पर शेड्यूल्ड ऑन 15th ऑफ द मंथ। 15 मार्च को मैगजीन छप गई, बिल्कुल छप गई जी। आगे, द अमाउंट ऑफ 270 हैज़ बीन रिसीव्ड अप टू 31 मार्च। 270 तो एडवांस में आ गया। अगर ये 90% है तो टोटल रेवेन्यू 3 लाख होगा, 30,000 पेंडिंग होगा। 30,000 was received on 10th April for the advertisement published in the March issue of publication। तो कोई बात नहीं, हम कौन सा अकाउंटिंग कैश बेस पे करते हैं, अकाउंटिंग एक्रूअल बेस पे करते हैं। 270 हमारे पास कैश में आ गया और 30,000 रुपये रिसीवेबल है। अभी आपसे पूछेगा कि इनकम कैसे बुक करें, 270 या 3 लाख। तो पहली बात तो ये कि पब्लिकेशन में कोई डिले नहीं है, पब्लिकेशन तो 15 मार्च को निकल गया, तो जो उसमें एडवर्टीज़मेंट था वो लोगों के सामने अपीयर हो गया, तो इनकम तो आप 3 लाख की बुक कर सकते हो। 270 आ गया, 30,000 के डेटर दिखा दो, 10 अप्रैल को आ जाएंगे, डेटर क्लियर हो जाएंगे। तो एक्रूअल बेसिस पे आपने कंडीशन पूरी कर दी है, क्योंकि 15 मार्च को वह डिस्प्ले हो गया पब्लिक के सामने, तो आप पूरी इनकम बुक कर लो 3 लाख रुपए की अपनी। कौन रोक रहा है आपको? हम एंट्री पास करेंगे इसमें, कैश अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल्स डेबिट टू इनकम, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो प्लीज़ एडवाइज द अकाउंटेंट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ AS 9 ड्यूरिंग द ईयर। 3 लाख रुपए का रेवेन्यू है जी एक्रूअल बेसिस पे। मैं आपको आंसर चेक कराता हूँ इसका, ये देखो, कोई चक्कर ही नहीं है, पब्लिक के सामने जो है वो ऐड जानी चाहिए। अच्छा जी, इन द गिवन केस income accrues when the related advertisement appears before the public। क्लास में रूल डिस्कस किया हमने। The advertisement service would be considered as performed on the day the advertisement is appeared for the public, hence revenue is recognized on that date। In this case 15th March द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द मैगजीन। 15 मार्च को पब्लिकेशन निकाल दिया, ऐड चली गया, बुक कर लो, तो आप 3 लाख रुपए की इनकम बुक कर सकते हो। ये देखो, हैंस 3 लाख रुपीज़ इज रिकग्नाइज्ड एज इनकम इन द मार्च, और 30,000 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम एडवर्टाइज़र। द टर्म्स ऑफ पेमेंट आर नॉट रेलिवेंट, क्योंकि अकाउंटिंग कैश बेसिस पे हम करते नहीं हैं। तो 270 को आप कैश मान लो और 30,000 को रिसीवेबल मान लो, 3 लाख रुपए की आप इनकम बुक कर लो। आप इसको अपनी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। पहले तो आप AS का प्रोविजन एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 9 द advertising agency can recognize income when the advertisement appears before the public। In the given case magazine has already been published on 15th of March, ठीक है जी। So it indicates that the advertisement has been appeared before the public on the scheduled date, there is no delay, तो बस the full income can be recognized and the amount which has not been yet received can be shown as receivable। That's it, ख़त्म हो गई बात। इतनी सी बात है बेटे, कोई मुश्किल काम थोड़ा ना है, बस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा, सब आपको पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। अच्छा जी, फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ इसमें, ये इसका C पार्ट है। ये इसका C पार्ट है जी, और ये इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में से पूछ लिया।
ना AS20 का क्वेश्चन EPS का, ना AS19 का क्वेश्चन लीज का। इतने प्यारे प्यारे हमारे पास AS हैं सेकंड ग्रुप के अंदर, पूछा भी तो क्या 9, 7, 29, है ना। अब इसमें आप ध्यान से देखो, एक तो मेरे पास वर्क सर्टिफाइड है और एक मेरे पास वर्क पेंडिंग सर्टिफिकेशन है। अगर आप मेरे से पूछोगे टोटल कॉस्ट कितनी लग गई अभी तक, तो मैं बोलूँगा टोटल कॉस्ट मेरी लग गई है 1500। ये मेरी टोटल कॉस्ट है टिल डेट। अच्छा, और फर्दर कॉस्ट का क्या एस्टिमेशन है 1750। तो मैं अगर बोलूँ जी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, तो 1500 प्लस 1750, तो टोटल बनता है जी 3250। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है जी, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा 1500 बटा 3250 इंटू 100, क्योंकि फॉर्मूला एक एक बच्चे को पता है। एक्चुअल कॉस्ट टिल डेट 1500 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 1500, टोटल कितनी है 3250, तो 1500 बटा 3250, तो ये आ गई 46.15%। इतना काम पूरा हो गया। तो अगर आप मुझसे पूछे रेवेन्यू कितना बुक करें जी, तो मैं बोलूँगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2400, तो मैं 2400 लूँगा और इसका 46.15% बुक कर दूँगा अभी। $1108 ये रेवेन्यू आ गया। ये आपने पैराग्राफ 22 लगा के ये रेवेन्यू निकाल लिया। लेकिन इसमें एक और पंगा है, इसमें पैराग्राफ आपका 31 भी लग रहा है, वही एस्टिमेटेड लॉस वाला। नहीं समझे, ये देखो ज़रा, ये आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, सॉरी पैरा 35, ये हमारा टोटल एस्टिमेटेड लॉस है, ये हमारा टोटल एक्सपेंस है, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 2400। अब मुझे बताओ, अगर आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ऊपर जाएगी तो बताओ एक्सपेक्टेड लॉस है कि नहीं है। भाई 3250 आप कह रहे हैं जी लग जाएंगे, 2400 मिलेंगे, इसका मतलब 850 आपका एक्सपेक्टेड लॉस है। और एक्सपेक्टेड लॉस के लिए क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न। और मैंने क्लास में माथा पीट के बताया था कि स्टडी मैट में 1-2 क्वेश्चंस में शॉर्टकट मारा हुआ है, मत देखा करो उनको आप, शॉर्टकट वालों को। प्रोविज़न किसके लिए बनता है, प्रोविज़न पास्ट के लिए नहीं बनता, फ्यूचर के लिए बनता है। तो फ्यूचर में कितने % काम अभी होना बाकी है, 46.15 तो हो गया, अभी और कितना होना है, इसको 100 में से माइनस करो। अभी आपका 53.85% काम पूरा होना है, येट टू बी कंप्लीटेड। तो आप 53.85 के लिए प्रोविज़न बना लो। तो मैं इसको क्या करूँगा, 850 पे लगाऊंगा। मेरे को कितना नुकसान होने वाला है फ्यूचर में 850, और कितना काम पूरा होना है अभी 53 तो जितना काम अभी बाकी है उतना प्रोविज़न बनाते हैं। तो 850 का ये आ जाएगा 457.72। ये मेरे को क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना है। तो मैंने आपको P&L बना के दिखाना है। अभी मैंने P&L बनाया, जैसे मैंने लिखा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाला था, कितना था 1108, लो जी 1108। हम लिखेंगे जी टू एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट आपकी 1500 है, 1250 प्लस 250। फिर मैं लिखूँगा जी टू प्रोविज़न। कितना प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, 457 तो 458 ही मान लेते हैं। इसका मैंने लगाया टोटल, मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, 1500 प्लस 458 माइनस 1108, तो ये मेरा आ गया जी नेट लॉस 850। और इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है, 1-2 क्वेश्चंस में 850 का लॉस सीधा ही दिखा रखा है, 850 का ब्रेकअप नहीं दिखा रखा उन्होंने। ये प्रोविज़न बनाते हैं फ्यूचर के लिए हमेशा।
तो हमने तो पहले कंप्लीशन स्टेज निकालनी होती है, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू निकालना होता है, फिर फ्यूचर के लिए प्रोविज़न। मैंने आपको जो स्टेप्स में बारीकियां बताई थी, प्लीज़ पेपर में लगा के आना, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, शॉर्टकट मत मारना। इन्होंने तो 850 सीधा ही बोल दिया, और स्टडी मैट में भी 1-2 क्वेश्चन में शॉर्टकट मारा हुआ है, और कहीं कहीं बहुत डिटेल में बता रखा है। हम तो डिटेल वाले में ही जाएंगे ना। इन्होंने तो सीधा बोल दिया जी 3250 हमारा ये है, और 2400 रुपये हमारे आएंगे, 850 हमारा लॉस है, चलो जी लॉस को प्रोवाइड कर दो। ऐसे कैसे कर दो लॉस को? जितना काम आपने कंप्लीट कर दिया दैट इज़ योर एक्चुअल लॉस, और जो काम अभी होना बाकी है दैट इज़ योर फ्यूचर लॉस, एंड प्रोविज़न इज़ ऑलवेज क्रिएटेड फॉर फ्यूचर लॉसेस। तो आपको ये ब्रेकअप करके दिखाना चाहिए मगर। और ये कोई पहला क्वेश्चन थोड़ा ना कर रहे हैं, क्लास में पता नहीं कितने क्वेश्चन कर रखे हैं हमने। अच्छा, फिर हम एक स्टेटमेंट बनाते थे, अमाउंट ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम कस्टमर। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले लिखते थे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है? 1108। चलो इसको भी छोड़ो, हम ऐसे नहीं लिखते थे। हम कैसे लिखते थे? हम लिखते थे एक्चुअल कॉस्ट टिल डेट, ये हमारी 1500 है। अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है तो ऐड कर लेते थे हम, लॉस है तो माइनस कर लेते थे। इसमें लॉस है, कितना लॉस है? 850। ठीक है जी। तो ये हमारी बिल्ड अमाउंट है, 1500 माइनस 850, 650। अब आएगा जी अमाउंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, जो पैसा आ गया है या हमने ड्यू करके दिखा दिया है। कितना है? क्वेश्चन में दे रखा होता है हमें, ये देखो कितना पैसा आ गया हमारे पास, 1100, और कितना अभी पाइपलाइन में है 300, तो 1400 के आसपास हमारा जो अमाउंट बनता है। तो एडवांस आ गया ये तो ड्यू टू कस्टमर आ गया हमारा, कितना? 750 के आसपास। ये स्टेटमेंट कोई पहली बार थोड़ा ना बना रहा हूँ, ऐसे मत देखो प्लीज़ ना, ऐसे मत देखो, घूरो मत मेरे को ना, मैं कॉन्सेप्ट नहीं कराने वाला, ये सब किया हुआ है जी हमने। एएस में तो कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए आपकी, पता नहीं कितना टाइम लगाया हमने। ये देखो आरटीपी का आंसर दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये हमारा आरटीपी का आंसर है जी। ये जी टोटल हमारी कॉस्ट है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है जी, ये हमारा फोर्सेबल लॉस आ गया। इसका ब्रेकअप नहीं दिखाया, शॉर्टकट मार के बस यही कहानी रफा दफा कर दी इन्होंने, हमने ब्रेकअप दिखाना है इसका। अच्छा जी, उसके बाद ये इन्होंने वही कहानी चला रखी है अपनी। ये जी हमारा 46.15 आ गया जी, ये 1108 का हमारा रेवेन्यू आ गया जी। फिर उसके बाद ये देखो 750 रुपये का इन्होंने अमाउंट ड्यू टू कस्टमर दिखा रखा है कि लेने हैं हमने 650 और ले रखा है 1400, तो ड्यू टू दिखा दिया इन्होंने, पूरी वर्किंग दिखा रखी है, सब कुछ किया हुआ है सर, वही आंसर है सब, कुछ बदलने वाला थोड़ा ना इसमें। अच्छा जी सर, फिर इसका डी पार्ट, मैं इसका डी पार्ट नहीं करवाने वाला, क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स, ये तो क्वेश्चन सर बिल्कुल ही इन्होंने कट कॉपी पेस्ट कर रखा है, बिल्कुल ही फिगर्स का भी बदलाव नहीं है। ये हमने किया था, ये हमारी बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिल जाएगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी क्लास बुक का, ये मैंने लिस्ट बना रखी है सारी आपकी, मैंने चेक किए हुए हैं सारे क्वेश्चन। जब मैं आपको 3 करा सकता हूँ तो चौथा भी करा सकता हूँ, लेकिन क्लास बुक में ऑलरेडी है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है क्लास बुक का। बात ख़त्म हो गई सर। अच्छा, फिर मैं आगे चलता हूँ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2A, पार्टनरशिप अकाउंट्स, बिल्कुल इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 28 है, कट कॉपी पेस्ट।
और ये वही क्वेश्चन है जिसमें हमने कैपिटल अकाउंट के बराबर प्रेफरेंस शेयर दिए थे, इसके बराबर प्रेफरेंस शेयर दिए थे और बाकी का पीसी इक्विटी शेयर में पीएसआर में बांट दिया था। ये वही क्वेश्चन है और इसके जैसे 3-4 क्वेश्चन है एक जैसे। और फिर एक क्वेश्चन हमने और भी किया था, हमारी बुक में है अविनाश रोहित मधवेश वाला क्वेश्चन, शायद आपको याद हो। इसमें तो आंसर आसान था, जो मैं अभी स्क्रीन पे लगा के बैठा हूँ। इसमें क्या करना होता है, कैपिटल अकाउंट के बराबर प्रेफरेंस शेयर दे दो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर प्रेफरेंस डिविडेंड आता रहेगा, बाकी जो बचेगा उसको इक्विटी शेयर को पीएसआर में बांट दिया था हमने। एक हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था जिसमें इक्विटी शेयर पहले देने हैं और प्रेफरेंस शेयर एक्सेस के देने थे, फिर हमने उसमें उसमें हमने HRCM लगाया था, हायर अविनाश रोहित मधवेश। ऐसे मत देखो प्लीज़, बहुत मेहनत की हमने क्लास के अंदर। पार्टनरशिप में तो हमने गदर क्वेश्चन किए हुए, बड़े बड़े क्वेश्चन। सेल टू कंपनी एडमिशन, सेल टू कंपनी रिटायरमेंट, सेल टू कंपनी डेथ, मतलब हाइब्रिड क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने उसमें। 1.5 पेज के क्वेश्चन, 1 पेज के क्वेश्चन, सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। मैं जब आपको कह रहा हूँ कि करने की ज़रूरत नहीं तो इसका मतलब आप रिस्क फैक्टर से बाहर है, बस विश्वास रखना है ना। सर ये रहा इसका बी पार्ट, ये बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है जी, करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वही तो है, परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए कौन सा कॉलम अर्नड का और नॉन परफॉर्मिंग के लिए कौन सा कॉलम रिसीव्ड का, और उसके बाद A+B करके टोटल इनकम निकाल दो। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है सर। इनकम रिकग्निशन पे है, पीए का बेस होता है एक्रूवल, एनपीए का कैश, टोटल मार के एप्रोप्रिएट कॉलम सेलेक्ट करना होता है, A+B करके वर्किंग। अच्छा, और हमने तो क्लास में रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, इनकम गलत दे रखी होती है उसको सही करना भी आता है हमें। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर, आगे बढ़ो, क्यों टाइम वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्लास में क्वेश्चन किया था स्टार लिमिटेड, मून लिमिटेड, नेपट्यून लिमिटेड, और इन्होंने क्या करा, सन, नेपट्यून और एक आपका जुपिटर, नालायकों ने नाम बदल दिए। बताओ, स्टार मून नेपट्यून का इन्होंने कुछ और ही बना दिया, क्वेश्चन वही है। अमेलगामेशन मैंने आपको 2 पार्ट्स में दिया है, एक तो अमेलगामेशन था मेन वीडियोस में, और फिर मैंने एक और अमेलगामेशन रिकॉर्ड किया था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम से। अमेलगामेशन 2 बार दिया है मैंने आपको, मैंने बोला था मुझे क्वेश्चन करवा के तसल्ली नहीं हुई, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। तो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अमेलगामेशन के दूसरे वाले पार्ट में जहां मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं आपको, और तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 11 है सर। करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर, ऑलरेडी कर चुके हैं। कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, इसको डन करो, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। हम इसको बिल्कुल नहीं करने वाले। जो क्वेश्चन किए हुए बेटे, मत्था मारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लो जी, इसका बी पार्ट देखो, हमसे पूछ रहे हैं, कहते पूलिंग इंटरेस्ट में और परचेज मेथड में डिफरेंस बताओ। तो आपको पूलिंग इंटरेस्ट की कंडीशन पता है, परचेज उसका उल्टा परचेज हो जाता है। पूलिंग की पहले सारी कंडीशन लिखो, पेज के सेंटर में एक लाइन मारो और फिर पूलिंग पे शुरू हो जाओ कि जी सारे एसेट सारे लायबिलिटीज़ बिना किसी सिलेक्शन के बुक वैल्यू पे लेके जाना ज़रूरी होता है। परचेज मेथड में नहीं जी नहीं, सारे एसेट सारे लायबिलिटी ज़रूरी नहीं होते, और ऊपर से फेयर वैल्यू पे होते हैं, वो बुक वैल्यू पे नहीं होते। इसमें रिजर्व ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसमें रिजर्व भी ट्रांसफ़र नहीं होते। इसमें पीसी की पेमेंट शेयर्स में करना मैंडेटरी होता है, इसमें ऐसा नहीं होता जी, कैश भी दे सकते हैं, डिवेंचर भी दे सकते। अरे भैया, ये कोई बताने वाली बातें हैं। इधर पुलिंग चलता है, उसका ऑपोजिट परचेज डालते चलो। ये डिफरेंस पूछ लिया इन्होंने, बताओ। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बैंकिंग कंपनी का एक और क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 52 है सर। इसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कट कॉपी पेस्ट डिटो क्वेश्चन है सर।
ये दोनों तो आपके टायर 1 में आ जाएंगे, ये भी टायर 1 में आएगा। इसके 2 हिस्से कर देंगे, जो 25 है वो टायर 2 में जाएगा और बाकी का जो 105 है वो 1 में आ जाएगा। और इसका भी हम आपको पता है 55% डिस्काउंट करके 45% लेते हैं और फिर इस पे रिस्क वेट लगा देने, काम ख़त्म। लो जी, ये इसका बी पार्ट है, ये NBFC का है और इसमें आपको निकालना है क्या, नेट ओन्ड फंड्स निकालने हैं। ये हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है सर, इसको भी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है सर। इसके सी पार्ट में आ गए हम। ये जो इसका सी पार्ट है, ये हमारा बायबैक का क्वेश्चन है सर। हाँ, ये बायबैक का क्वेश्चन है और ये हमारा बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, टेस्ट योर नॉलेज का। बायबैक में मैंने एक हिस्से में मेन क्वेश्चन दिए हुए हैं और दूसरे हिस्से में टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है। तो ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4 है सर। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4 है। कट कॉपी पेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। सब क्वेश्चन किए हुए हैं सर, सब किए हुए हैं। लो जी, 5th का ए, होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन है जी। ये है सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपकी पेन ड्राइव में एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल से 2 क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको उसमें से बोला था कि भाई स्टडी मैट के ये 2 क्वेश्चन हमने बुक में नहीं डाले हुए, तो ये मेरे को मिल गए हैं, मैं करवा रहा हूँ। तो स्टडी मैट के जो 2 क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे उसका अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने पेन ड्राइव में डाला था। जिन बच्चों के पास 29 मई 2020 की क्लास, उसके बाद पेन ड्राइव खरीदी है किसी ने भी, 29 मई 2020 के बाद अगर किसी बच्चे ने पेन ड्राइव खरीदी है तो उसकी पेन ड्राइव में ये क्वेश्चन डाला हुआ है, क्योंकि ये मेरी नॉलेज में आ गया था। जिन बच्चों के पास अभी रीसेंट रिकॉर्डिंग गई है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग गई है जिनके पास अभी, उनके पास तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो पिछले साल के वीडियोस की बात कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने पिछले साल जून 20 में भी पेन ड्राइव खरीदी होगी, उनकी पेन ड्राइव में भी एक वीडियो है और उसमें ये क्वेश्चन है। इसमें सब्सिडरी को होल्डिंग के अकॉर्डिंग चेंज किया करना था। ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है जी। ये हमारा बुक क्लास बुक में डालना रह गया था, तो मैंने अलग से वीडियो रिकॉर्ड। अच्छा, फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जिन बच्चों ने जून 20 से पहले भी खरीदी होंगी वो, उनको मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था वीडियो, ओपन वीडियो दे दिया था मैंने कि भैया ये रह गया, फटाफट पढ़ लो। मेरे पास मैंने तो 2019 से वीडियोस देने शुरू किए हुए हैं, तो एक 19 का बैच है, एक 20 का बैच है, एक 21 का बैच है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिनके पास 21 वाला बैच है वो तो सोचा ही ना कुछ भी, वो तो उनको पता ही है, उनकी पेन ड्राइव में आया हुआ है। जिन बच्चों के पास 20 का बैच है 2020 का, तो जून से पहले वालों को टेलीग्राम पे मिला होगा और जून के बाद वालों को पेन ड्राइव में मिला होगा, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है मैं पेन ड्राइव में डलवा देता हूँ। तो ये वो क्वेश्चन डिट्टो कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है जी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी वाला। ये वही है, देखो स्टॉक को चेंज कर दो जी। एक तो हमने स्टॉक को चेंज किया था, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस को, एक ट्रेड रिसीवेबल को, और हमसे बोला था सब्सिडरी की बैलेंस शीट को रीस्टेट करो एज पर दी पॉलिसीज ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि होल्डिंग के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट को चेंज करे ताकि वो कंसोलिडेशन कर पाए। हमने सेम रिपोर्टिंग पीरियड, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़, नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट, डिविडेंड एडजस्टमेंट, बोनस एडजस्टमेंट और स्टॉक रिजर्व एडजस्टमेंट, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है होल्डिंग के अंदर, कुछ छोड़ा है हमने, डिस्पोजल ऑफ शेयर। चलिए आगे,
एक हमने वो वॉर पीस वाला क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें 2 साल की बैलेंस शीट ही नहीं थी सब्सिडरी की, हमने तो 2 साल बाद की बैलेंस शीट भी बना ली थी। तो ये सारे क्वेश्चन सर हमने किए हुए हैं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। एमटीबी में कुछ नया है ही नहीं, मैं क्या पढ़ाऊँ आपको बताओ। अच्छा, फिर आ गया जी मैं इसके बी पार्ट पे। इसका जो आंसर है सर वो रॉन्ग है, रॉन्ग इन एमटीपी। मैं आपको ये बात इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं सीए फाइनल को भी पढ़ाता हूँ। अब जो टीचर सिर्फ सीए इंटर तक सीमित है, उसकी नॉलेज भी इंटर तक सीमित है, तो वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, इसका आंसर देखेगा, बच्चों को एज इट इज़ चिपका देगा और फलाना ढिमकाना एग्जाम्पल लेके बच्चों को कन्विंस भी कर देगा। इंटर के बच्चे सर कन्विंस हो जाते हैं, फाइनल के नहीं होते। फाइनल वाले तो बहस करते हैं, ट्रेनिंग करके आए होते हैं ना। नहीं सर ऐसे थोड़ा ना होता है जैसे आप बता रहे हो, वो तो सीधे सामने से टीचर को धमका देते हैं। तो जब तक टीचर के पास नॉलेज नहीं है वो फाइनल के बच्चे को कैसे कन्विंस करेगा। हमने इतना कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने एएस पढ़ रखे हैं, इंड-एएस भी पढ़ रखे हैं, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें से आधों ने तो मेरे एएस पढ़ रखे होंगे जो मैं करवाता हूँ। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ सर। ये इसका आंसर किसी ऐसे बंदे ने फ्रेम किया है जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। बेवकूफ़ी वाली बात है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ी कर रखी है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये देखो, ए लिमिटेड ने 80% शेयर खरीदे बी लिमिटेड के 15 लाख के एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अब 80% शेयर खरीदेंगे तो सामने वाला हमारी सब्सिडरी बन जाएगा। ए कंपनी ने बी कंपनी के 80% शेयर खरीदे और वो हमारी सब्सिडरी बन गया। 15 लाख में खरीदे, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर खरीदे, बहुत बढ़िया बात है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 30 लाख रुपीज़। मैंने 15 लाख के शेयर खरीदे, 30 लाख में बेच दिए। ये तो गधे को भी पता है, जिसको कुछ नहीं आता, कि 15 लाख के इन्वेस्टमेंट खरीद के मैं 30 लाख में बेचूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया, 15 लाख का प्रॉफिट हो गया जी। 15 में खरीद के 30 में बेच दिया, 15 लाख का प्रॉफिट। तो सबसे पहले मुद्दा ये है कि ए लिमिटेड जो हमारा होल्डिंग कंपनी है ये 2 तरह के बुक्स बनाता है, एक सेपरेट और एक सीएफएस। सेपरेट कौन से, ए के अपने खुद के अकेले के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए। तो जब ये ए लिमिटेड अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो एंट्री पास करेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 15 लाख रुपए, और जब बेचेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए, 15 लाख का गेन। लेकिन जब हम सीएफएस बनाएंगे तो सीएफएस में फिर आप उसके एसेट्स लेते हो, उसकी लायबिलिटीज़ लेते हो, माइनॉरिटी निकालते हो, बहुत 50 तरह के काम होते हैं, 50 तरह के काम होते हैं सीएफएस के अंदर तो। और आप देखो क्या हुआ आगे, नेट एसेट्स ऑफ बी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल वर 35 लाख रुपीज़। बी के नेट एसेट्स, बी कौन है, हमारी सब्सिडरी। सब्सिडरी के नेट एसेट्स का हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं। क्यों भाई, साल के एंड होने पे सीएफएस बनते हैं, साल का एंड हुआ नहीं, आपने ड्यूरिंग द ईयर शेयर बेच दिए, तो सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स क्यों देख रहे हो भाई। सीएफएस कब बनाते हैं, सीएफएस बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। रिपोर्ट कब करने हैं, एट द एंड ऑफ ईयर। शेयर आपने साल की शुरुआत में खरीदे, ड्यूरिंग द ईयर बेच दिए, एंडिंग डेट आने से पहले पहले आप निकल गए, सीएफएस बनने नहीं है, आप सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स क्यों देख रहे हो भाई। और एक बात और बताता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, इसमें ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। चेन होल्डिंग, मल्टीपल सब्सिडरीज, डिफरेंट डेट ऑफ एक्विजिशंस, फॉरेन सब्सिडरीज, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। मेरे को आते हैं, मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा आपको क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। जो टीचर इंटर को पढ़ाता है उसके लिए तो जितना होल्डिंग आपके सिलेबस में उसको वो भी भारी लगेगा। आपको शायद लग रहा हो जिंदल सर शेखियाँ मार रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ बेटे, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा है तभी मैं कह रहा हूँ आपसे। मेरे को इस चैप्टर में मैंने सीए फाइनल ओल्ड कोर्स भी पढ़ाया है, मैंने सीए फाइनल न्यू कोर्स भी पढ़ाया है, मैं AS 21 भी पढ़ा के आया हूँ, मैं इंड-AS 110 भी पढ़ा रहा हूँ। पता है कितने इंड-AS टच होते हैं, 110, 111,
112, Ind AS 28, Ind AS 27, 5 Ind AS कंसोलिडेशन को टच करते हैं। मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बोल पा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ अपने विजन में। AS 21 में एक और प्रोविज़न भी है कि क्या कोई होल्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एग्जम्प्टेड है। क्या कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपने सब्सिडरी के शेयर खरीदे हो और आप उसके CFS ना बनाओ, क्या कोई ऐसा केस बनता है? तो AS 21 कहता है यस। कौन सा केस? अगर आपने विद इन 1 ईयर शेयर को डिस्पोज ऑफ करना है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म नेचर के हैं, तो आपको CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे CFS बनाने की ज़रूरत नहीं कि आज बनाए फिर शेयर बिक गए, अगले साल बनेंगे नहीं। तो CFS हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनते हैं। जिस बंदे ने इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम किया उस नालायक को यही नहीं पता कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के केस में CFS बनते ही नहीं, क्योंकि AS 21 अलाउ ही नहीं करता। इसने साल की शुरुआत में खरीदे, ड्यूरिंग देयर बेच दिए, CFS का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सब्सिडरी के नेट एसेट्स पे कहाँ पहुँच गया। अच्छा, आगे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। आपको नफ़ा नुकसान निकालना है ए के लिए इन्वेस्टमेंट्स को बेचने का। तो आप पेपर में इसका आंसर कैसे लिख के आएंगे? एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are not required to be prepared for short term investments. In the given case, the investor has purchased investments for a very short period. It has purchased investments in the beginning of year and sold out during the year. So CFS are not required to be prepared. So we don't require the net assets position for the subsidiary company. फिर आप लिखो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेलिंग प्राइस 30 लाख, कॉस्ट प्राइस 15 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 लाख। और हम लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस 15 लाख रुपीज़ विच इज़ प्रॉफिट ऑन सेल शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट्स इट, खत्म होगा। अब इस नालायक ने देखो क्या किया, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। मैं इतना गुस्से हुआ इस आंसर को देख के, मैं किस बेवकूफ़ ने बनाया यार। बिल्कुल ही नहीं सोचते कि बच्चा क्या, जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है वो कैसे करेगा इन चीज़ों को। वो कहेगा मैंने तो ये चीज़ ही नहीं पढ़ी कभी, ये दिखा रहे हैं। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ इनके आंसर। अच्छा भला पेपर बनाएंगे, अच्छे भला सब कुछ करेंगे, करते करते पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। ये देखो पता नहीं क्या कर रखा है नालायकों ने। ये देखो ये बेवकूफ़ों वाली बातें। अच्छा जी, नेट एसेट्स हैं जी हमारे पास 35 लाख के, उसमें से 20% माइनॉरिटी का लेस कर दिया। अच्छा जी, हमारे नेट एसेट्स 28 लाख के हैं और हमने 30 में बेच दिया जी 2 लाख का। अब ये पागलो, ये कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूँ तो वो कंपनी मुझे नेट एसेट्स में थोड़ा ना हिस्सा दे देगी। वो CFS बनाने की परमिशन दे सकती है आपको कि भैया आप हमारे होल्डिंग हो, CFS बना लो। तो ट्रायल बैलेंस मर्ज करके हम CFS ग्रुप के बना लेते हैं। ये क्या चल रहा है पता नहीं। ये तो फाइनल में भी नहीं होता जो उन्होंने यहाँ कर रखा है। ब्लंडर मिस्टेक है सर, ब्लंडर मिस्टेक। पता नहीं, कई बार मुझे लगता है आंसर बनाने वाला अच्छा खासा आंसर बनाने में जब एंडिंग स्टेज पे आ जाते हैं MTP के पैग लगा लेते हैं, नशे में आ जाता है सर, पता नहीं क्या बना देते, पता ही नहीं सर। मेरे को खुद नहीं पता ये क्या चल रहा है आंसर में। मैंने तो AS 21 पढ़ लिया, 23 पढ़ लिया, 27 पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, Ind AS पढ़ लिए, पता नहीं कौन सा आंसर कहाँ चिपका देते हैं, पता नहीं क्या कर क्या रहा है, पता नहीं। इतना मन दुखी होता है। बच्चा इस बात पे अड़ जाता है, सर इंस्टीट्यूट ने दिया, कुछ तो बात होगी। इंस्टीट्यूट को आपसे कम नॉलेज थोड़ा ना सर, आपको इंस्टीट्यूट से ज़्यादा नॉलेज थोड़ा ना है बेटे। आपको क्या लगता है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ वालों को हम जानते नहीं हैं? उनके नाम जानते हैं, पर्सनली कौन बैठा है वहाँ पे, हमें उनकी काबिलियत पता है, सब कुछ पता है। बस बच्चे को हम कन्विंस नहीं कर पाते, क्यों? हम प्राइवेट कोचिंग में, वो इंस्टीट्यूट में बैठे हैं। ये आंसर तो मैं अगर आंखें बंद करके भी पढ़ाऊंगा तो भी नहीं बनाऊंगा। ये क्या कर रखा है पता नहीं, विजन ही क्लियर नहीं है। CFS में घुस गया, उसमें नेट एसेट्स का शेयर निकाल के इन्वेस्टमेंट्स का नफा नुकसान। अरे हद करते हो यार, बच्चे को क्यों तुम यार क्या बेड़ा गर्क करने में लगे हो? बच्चे को CA बनाना है कि नहीं बनाना? तुम लोगों ने क्या कर रखा है? ये कौन सी अकाउंटिंग चल रही है पता नहीं सर।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में CFS कहाँ से बनते हैं? आप लिखो मेल इंस्टीट्यूट को, आप इतने सारे बच्चे हैं मेरे पास, इंस्टीट्यूट को लिखो कि इसका बी पार्ट गलत बनाया आपने। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के केस में तो CFS बनते नहीं, तुमने नेट एसेट्स में कहाँ से शेयर निकाल लिया? देखो आपको जवाब आता। और अगर जवाब आए मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करना, फिर मैं अगर ये अपने आप को डिफेंड करेंगे क्रॉस रिप्लाई बताऊंगा आपको मैं उसका। लेकिन ये आंसर गलत है बेटे, मान लेना प्लीज़, पेपर में मत करके आना, प्लीज़ प्लीज़ मत करके आना। कुछ बच्चे बड़े ज़िद्दी होते, नहीं सर नो, मैं तो वही लिखूँगा जो इंस्टीट्यूट कहता है। लिखो भाई, मेरी कोई झगड़ा नहीं है, आपको जहाँ से ठीक लगता है। मैंने अपना पक्ष अपने पास रख दिया, सारी बात समझा दी, इधर उधर इधर, मैं सारे प्रोविज़न जानता हूँ, मैंने आपको बता दिए। और अगर बच्चा फिर भी नहीं जी मैं तो वही लिखूँगा जो इंस्टीट्यूट कहता है, लिखो। लेकिन अगर कोई एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक करेगा, नंबर नहीं देगा आपको, क्योंकि उसको पता है ये गलत है। क्योंकि पेपर चेक करने वाले भी आपके सीनियर्स हैं, वो इतने सालों से पेपर चेक कर रहे हैं, उनको पता है इसका आंसर गलत है। वो खुद ही बता देते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को कि भैया ये क्या बनाया आपने। अच्छा जी सर, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में और उसके ए पार्ट में। 6A, ये सर AS20 का क्वेश्चन है, AS20 का EPS का क्वेश्चन है और आपको बेसिक EPS निकालना है। क्वेश्चन ने आपको नेट प्रॉफिट दी है और जो नेट प्रॉफिट दी है वो ईयर एंडिंग का है और ये आफ्टर कंसिडरिंग प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो अच्छा हुआ, नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड कटना ही चाहिए, इन्होंने काट के दिया आपको, आफ्टर कंसिडरिंग है तो बहुत बढ़िया बात है। हमारा फार्मूला होता है EAE अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो 21,96,000 रुपये का हमारा EAE है। नंबर ऑफ शेयर हम देख लेते हैं वेटेड एवरेज में, यहाँ ऊपर आओ चेक करो। 1 अप्रैल 1/4/19 अ कंपनी हैड 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 5 पेड अप बाय ऑल शेयर होल्डर्स। 1/4 को हमारे पास 6 लाख शेयर्स हैं, मतलब 3 लाख हैं। जिंदल सर ये क्या कर रहे हो, भूल गए सब बातें। AS20 पार्टली पेड अप शेयर्स को पहले फुली पेड अप में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके अंदर वेटेड एवरेज डालते हैं। तो मैंने 6 लाख शेयर्स को जो पार्टली पेड अप थे फुली पेड अप बना लिया, तो 6 लाख के 3 लाख रह गए क्योंकि हाफ पेड अप है। फिर क्वेश्चन आगे कहता है जी 1 सितंबर को, मैंने लिख लिया 1 सितंबर को, इन्होंने बाकी के 5 रुपये मंगवा लिए, सब लोगों ने दे दिए, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने आपको अच्छा नहीं दिए पैसे। तो कोई बात नहीं, कोई चक्कर वाली बात नहीं। 5,40,000 शेयर से पैसा आ गया, लेना तो 6 लाख शेयर से है, 60,000 ने दिया नहीं तो वो तो पार्टली पेड अप के पार्टली पेड अप रह गए, कोई चक्कर नहीं। 5,40 ने दे दिए हैं ना, लो जी 5/10, इसको भी फुली पेड अप में कन्वर्ट करो तो ये 270 है। अब आपको वेटेड एवरेज निकालनी है, तो 1/4 से लेके 31/8 तक 3 लाख हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5/12 और 1 सितंबर से 31 मार्च तक 570 हैं, ये है 7/12। वेटेड एवरेज अभी आ जाएगी, 1.25 लाख तो ये बनते हैं। ये 4,57,500 4.8 EPS आ गया आपका। लो जी, पहले पार्टली पेड अप को फुली पेड में कन्वर्ट कर लो और फिर टाइम फैक्टर लगा दो, हो गया वेटेड एवरेज, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ये कोई क्वेश्चन है जी, बताओ। जितने शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे वो हम वेटेड एवरेज में ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। चलें जी आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, ये तो मैंने डेट वाइज बनाया है, मैंने क्लास वाइज भी समझाया था। तो क्लास वाइज में क्या करना, आपने 3 लाख शेयर लेने, इसको तो 12/12 कर लो, और जो 270 हैं इसको 7/12 कर लो, तो भी आंसर सेम आएगा, तो भी आंसर सेम आएगा।
हाँ सेम आएगा आंसर। भाई ये तो शुरू से लेके एंड तक आउटस्टैंडिंग है, ये पैसा हमारे पास 1 सितंबर को आया है, तो ये 7 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है। ये क्लास वाइज है, डेट वाइज है, जैसे मर्जी बना लो। मैं आपको जी इसके बी पार्ट में लेके आ रहा हूँ। ये इसका बी पार्ट है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में से आया है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग में से। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, ये देखो आप। सबसे पहले मुझे बस इतना बता दो कि बैलेंस शीट डेट क्या है, 31 मार्च 20 है जी। और अप्रूवल डेट क्या है, अप्रूवल डेट है जी अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑन 30 जून, ये है जी 30 जून 2020। जितने भी इवेंट्स बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी इवेंट्स बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करते हैं और उनका रिजल्ट आता है बैलेंस शीट के बाद, लेकिन अप्रूवल ऑन स्टेटमेंट से पहले, हम उन्हें बैक डेट में एडजस्ट कर देते हैं एडजस्टिंग मान के। लेकिन अगर कोई इवेंट बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट नहीं करता था, बिल्कुल नया इवेंट है, तो हम उसे बैक डेट में एडजस्ट नहीं करते, वो अगले साल का माना जाता है, वो नॉन एडजस्टिंग हो जाता है। तो कोई भी इवेंट अगर इन 3 महीनों के दौरान होगा, इन 3 महीनों, भाई अप्रूवल के बाद तो देखना ही नहीं है ना, अप्रूवल तो लास्ट डेडलाइन है हमारी, फिर तो बैलेंस शीट क्लोज हो गई हमारी, साइन वाइन हो गए, रिपोर्ट छप गई, एजीएम में चलेगी बात ही। ये जो अप्रूवल डेट है, इससे पहले और बैलेंस शीट के बाद ये जो 3 महीने का पीरियड है, ये इवेंट एडजस्टिंग पीरियड आपका। अगर इन 3 महीने के दौरान कोई ऐसा इवेंट होता है जो बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करता था, आपके नॉलेज में था, लेकिन उसका रिजल्ट आ गया बाद में, तो आप उसको बैक डेट में एडजस्ट कर सकते हैं। नया इवेंट तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारी बातें पता आपको। अब ये देखो, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, इन्होंने कोई स्टिचिंग मशीनें खरीदी हैं 5,500 रुपये के हिसाब से। अच्छा जी, फिर जो कंपनी है हैवी डिक्लाइन आ गया डिमांड में, अब इसका प्राइस 4,000 रुपये है। अप्रैल में आपको प्राइस पता लग गया 4,000 रुपये रह गया। पॉइंट ये है, बैलेंस शीट डेट को आपके पास 50 मशीनें हैं, तो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है। AS2 कहता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, तो बैलेंस शीट डेट को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 5,500 की कीमत बरकरार है आपकी कॉस्टिंग। लेकिन अप्रैल में क्या हुआ कि मार्केट में हैवी डिक्लाइन आ गया और प्राइस 4,000 रुपये रह गया मशीन का। तो AS4 ये कहता है कि आपके पास 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक होना ही इस बात का इंडिकेशन है कि आपको नुकसान हो सकता है। अगर ये 31 मार्च को आपके पास मशीनें 5,500 की कॉस्ट वाली हैं, लेकिन अप्रूवल डेट से पहले आप इनको बेच देते हैं सस्ते में, तो वो जो सेलिंग प्राइस है उसको आप NRV के तौर पे बैलेंस शीट डेट को यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट नया नहीं है, पढ़ाया हुआ है आपको पॉइंट। बैलेंस शीट डेट को 5,500 का प्राइस ज़रूर है, लेकिन अप्रूवल से पहले 4,000 रह गया, तो बैलेंस शीट डेट को 4,000 ही मानो। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आप 2 लाख की मानो, 50 × 4,000। तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? बिल्कुल है। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है बैलेंस शीट डेट को, तो कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करती है कि प्राइस गिर सकता है अप्रूवल से पहले, आप उसको ले सकते हैं। अब इसमें कुछ बच्चों ने मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेरीज भी पूछी थी, सर प्राइस तो बाद में गिरा ना सर, बैलेंस शीट डेट को थोड़ा ना पता था कि प्राइस गिरने वाला है। तो बेटे मार्केट कंडीशन एकदम से चेंज नहीं होती, मार्केट कंडीशन धीरे धीरे चेंज होती है। बैलेंस शीट डेट को इंडिकेशन होता है एंटरप्राइज की नॉलेज में, एंटरप्राइज वेट कर रहा होता है उस बात की। नहीं कर रहा तो भी आप इसको एक स्पेशल पॉइंट मानते हैं हम कि भाई ये अलाउड है। AS2 को ओवरलैप करता है ये AS4 का प्रोविज़न। AS2 कहता है बैलेंस शीट डेट का आपको NRV लेना है, लेकिन अगर अप्रूवल से पहले अगर NRV कम है तो वो NRV यूज़ किया जा सकता है वैल्यूएशन के टाइम पे 31 मार्च के लिए। आप इसको स्पेशल पॉइंट मान के चलो, ये बात हमने कई बार की है। तो ये हमारा एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। ये देखो आप, ये देखो बेटे, ये EPS है, मैंने अभी आपको चेक कराया था ना 4.8,
ये इनका करने का तरीका अलग है, हमारा बिल्कुल सिंपल वाला क्लास वाला तरीका था। आंसर सेम है हमारा और इनका, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई डिस्प्यूट नहीं है, हमारा आंसर सेम है। ये देखो आप, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमें 2 लाख रुपए बताई जा रही है कि टोटल इन्वेंट्री आपकी 2 लाख की है। अच्छा सर, फिर मैं इसके सेकंड पार्ट में आता हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है। एक आग लगी है सर, अ फायर ब्रोकन आउट इन गोडाउन ऑन 15 अप्रैल। अब ये आपका न्यू इवेंट है, ये नॉन एडजस्टिंग है। भूकंप आना, बाढ़ आना, आग लगना, हम कैसे बता सकते हैं 31 मार्च को कि 15 दिन बाद हमारे गोडाउन में आग लग जाएगी? तो ये तो न्यू इवेंट है, तो इसको तो आप डायरेक्टर रिपोर्ट में शो कर सकते हो आप, लेकिन ये नॉन एडजस्टिंग है। एक कंपनी ने जी एक सेल एग्रीमेंट एंटर किया है 30 मार्च को प्रॉपर्टी बेचने का, ठीक है जी, और 7.5 लाख रुपए इसका कंसिडरेशन है। लेकिन जो ट्रांसफ़र है, रिस्क और रिवॉर्ड, सेल कंप्लीट हुई है मई 20 में, कर लो बात, रजिस्ट्री हुई है मई में। सीधी सी बात समझो बेटे आप, प्रॉपर्टी की बात हो रही है। प्रॉपर्टी में एक तो रजिस्ट्री करवाना बड़ा ज़रूरी होता है, और जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाती है तो सामने वाले को हम पोजेशन भी दे देते हैं। आपने कोई सौदा कर लिया प्रॉपर्टी का, तो वो तो कोई बात नहीं बनती, वो तो जितने पैसे आपको बयाने में मिले होंगे वो एडवांस शो करते हैं, प्रॉपर्टी की सेल थोड़ा ना मानते हैं उसको हम। तो रजिस्ट्री होना, सरकारी कागज़ मतलब बनना रजिस्ट्री के, और पोजेशन देना, तो ये तो सर मई में ही माना जाएगा, हम इसको बैक डेट में नहीं ला सकते। भाई रजिस्ट्री आपने मई में कराई है। अब मान लो आपने कोई गाड़ी, मैंने अब थार बुक करवा रखी है, मेरे को जतिन कहता पापा थार लेनी है, थार की वेटिंग है, मैंने थार के लिए 10,000 रुपये एडवांस में दिया है मैं। अब थार मेरे को मिलेगी, मान लेते हैं अगले साल, मुझे 1 साल का वेटिंग पीरियड दिया उन्होंने, तो 31 मार्च को तो मैं एडवांस टू डीलर ही दिखाऊंगा ना। मान लो मैंने मार्च की बैलेंस शीट में एडवांस दिखा दिया थार के लिए कि मैंने दिया हुआ है, अप्रैल में मेरे को गाड़ी मिल गई, तो गाड़ी तो मैं अप्रैल में शो करूँगा, डेप्रिसिएशन तो वहीं से शुरू होगा ना उसका। तो एसेट्स की डील को तो बैक डेट में नहीं लाया जा सकता, ये नॉन एडजस्टिंग है, ये भी नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा, अब ये 4th में आते हैं। कंपनी हैज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15 लाख रुपीज़ परचेज ऑफ मशीन। अच्छा, द कंपनी हैज़ रिसीव्ड अ नोटिस फॉर रिफंड ऑफ द सेंट ग्रांट। सर ये एडजस्टिंग है। अब बच्चे कहेंगे सर मजाक बना रखा आपने, 15 जून को नोटिस आया रिफ़ंड का, अब आप इसको एडजस्टिंग कह रहे हो। बैलेंस शीट डेट को थोड़ा ना पता था कि आपको रिफ़ंड का नोटिस आ जाएगा? क्यों नहीं पता था? भूल गए सारी बातें? AS 12 में पढ़ के आए हम कि ग्रांट कंडीशंस के हिसाब से मिलती है, और कंडीशंस अगर फुलफ़िल नहीं होंगी तो रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो 31 मार्च को एंटरप्राइज़ को पता होता है कि कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर एंटरप्राइज़ की नॉलेज में है कि कंडीशन पूरी नहीं हुई तो एंटरप्राइज़ को ये भी पता होता है कि एक ना एक दिन तो रिफ़ंड का नोटिस आके गिरेगा। तो बैलेंस शीट डेट को पता होता है कि कंडीशन पूरी हो रही, रिफ़ंड का नोटिस बाद में आ रहा है लेकिन कंडीशन तो पहले ही फेल हो गई होंगी आपकी। तो मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट डेट को कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो रिफ़ंड एकदम से नहीं आता, कंडीशन फेल हुई होंगी। तो ये पेबल आपको दिखा देना चाहिए था पहले ही, जैसे ही कंडीशन फेल हुई थी कि भैया सरकार मांगेगी वापस कर देंगे पैसा। ये एडजस्टिंग इवेंट है। ये देखो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। पहला एडजस्टिंग था, फिर 2 नॉन एडजस्टिंग थे, चौथा फिर एडजस्टिंग था। मैं दिखाता हूँ आपको, ठहरो। अच्छा, ये तो एडजस्टिंग था, ये रहा जी एडजस्टिंग था, ये नॉन एडजस्टिंग है, शुड नॉट बी एडजस्टेड।
No revenue should be recognized. Since the notice has been received after 31st March but before 30th June approval date, the said grant shall be adjusted in the financial statements for the year because violation of conditions took place in the financial year and company must aware of it. Adjusting, non-adjusting, non-adjusting, adjusting. इसके बाद सर ये हमारा AS 19 वाला क्वेश्चन है और ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये क्लास में मैंने कराया हुआ है, कम से कम 8-9 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसी में से क्वेश्चन बना रखे हैं इन्होंने। सर किस चीज़ में से पूछा है इन्होंने? देख के पता लग जाना चाहिए, बताओ देख के। हाँ, सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक, और वो भी किस में? ऑपरेटिंग लीज में। तो सेल एंड लीज बैक में, ऑपरेटिंग लीज में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से मिसमैच है तो हम क्या करेंगे? फेयर वैल्यू पे एंट्री डालेंगे और सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर द लीज पीरियड SLM बेसिस पे। सेलिंग प्राइस है मान लो 500, फेयर वैल्यू है 400, तो कोई भी आपको 400 के 500 क्यों देगा? तो हमने क्या अजम्पशन ली थी कि अगर आपको 100 रुपये फालतू मिल रहे हैं आज, तो पक्की बात है आप लीज़ रेंटल फ्यूचर में वापस कर दोगे, 100 रुपये बढ़ा के दोगे आप। तो लीज़ रेंटल में वो अमाउंट छुपा होगा, क्योंकि कोई भी बेवकूफ़ नहीं है मार्केट में कि आपको 400 के 500 दे देगा। तो आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने एक्स्ट्रा पैसे आज ले लिए, लीज़ रेंटल में छुपा के आप उसको वापस कर दोगे। तो हम क्या करते हैं, इस 100 रुपीज़ को डेफर कर देते हैं और इसे ओवर द लीज पीरियड राइट ऑफ करते रहते हैं, अमोर्टाइज करते रहते हैं। तो हमने सारी एंट्रीज़ को फेयर वैल्यू पे, ये आपकी कॉपी पे आप देख सकते हैं। और इन चारों में से एक पार्ट MTP में गलत सॉल्व किया हुआ है, इन चारों में से एक पार्ट MTP में गलत सॉल्व किया हुआ है। कौन से वाला पार्ट? सेकंड पार्ट, इसको मत देखना। इसको मत देखना, सेकंड वाला पार्ट गलत है, बाकी तीनों ठीक बनाए हुए हैं इन्होंने। आप वैसे ही करना जैसे मैंने आपको क्लास में करवाए हुए हैं। लो जी, फिर इसका C पार्ट आ गया। ये तो हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, लिक्विडेशन में है ये हमारी लिक्विडेशन में टेस्ट यूर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4 है जी। 4th का B पार्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है ये। आपको करना क्या है इसमें? आपको रेमुनरेशन निकालना है, आपको रेमुनरेशन निकालना है। आपको ये बताना है कि लिक्विडेटर को कितना रेमुनरेशन मिलेगा। तो हमने इसके लिए क्या किया? लिक्विडेटर अकाउंट बनाया, ठीक है। हमारे पास बताओ कितना पैसा है? हमारे पास 25 लाख रुपए पड़े हैं जी, मैंने लिख दिए 25 लाख रुपए। अब बताओ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 25,000 रुपये हैं जी। सिक्योर्ड क्रेडिटर के लो जी 10 लाख रुपए हैं जी, सिक्योर्ड क्रेडिटर के यहीं से माइनस कर लेते हैं, 15 लाख रह गए। प्रेफरेंशियल के 75,000 रुपये हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले तो लिक्विडेशन एक्सपेंस आते हैं, लिख दिए, प्रेफरेंशियल आते हैं, वो भी लिख दिए। अब यहाँ पे एक लिक्विडेटर रेमुनरेशन ऐड करना है हमने, वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। 2% किस चीज़ का? एसेट्स रियलाइज्ड का। एसेट्स रियलाइज्ड कितने हैं? 25, इसका 2% कितना बनता है? 50,000। 3% किस चीज़ का देना है? 3% देना है जी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के हैं जी? 75,000 के, इसका 3%, 75,000 का 3%, ये आ गया जी 2250। तो 52,250 मैंने एक बार यहाँ अटका दिए। एक और भी है, कौन सा? 3% लेना है जी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, 3% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। अब आपको एक रफ कैलकुलेशन मारनी है। ये मेरे पास 15 लाख बचे हुए हैं, 15 लाख में से ये सारे माइनस करो। मैंने 15 लाख में से माइनस किए 25,000 के लिक्विडेशन एक्सपेंस, 52,250 का रेमुनरेशन, 75,000 के हमारे प्रेफरेंशियल। तो मेरे पास बचे हुए हैं बैलेंस में 13,47,750,
ये बैलेंस बच गया। ये बैलेंस किसके काम आएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के काम आएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के हैं? 15 लाख के हैं। मेरे पास तो 15 लाख है नहीं। और एक और बात, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को अगर आपने 100 रुपये देने हैं तो 3 रुपये उस पर कमीशन भी बनता है लिक्विडेटर का। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊँ तो ये 103 बनते हैं। 103 के अंदर अनसिक्योर्ड का पैसा भी है और लिक्विडेटर का रेमुनरेशन भी है। ये जो अमाउंट है इसमें से रेमुनरेशन भी कटेगा और अनसिक्योर्ड को भी मिलेगा, तो ये बन गया 103 के बराबर। तो 13,47,750 का 3/103 करेंगे तो अनसिक्योर्ड का रेमुनरेशन निकल आएगा। तो ये आ जाएगा 39254। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 52,250 और ये दोनों मिला के टोटल रेमुनरेशन निकाल देना। ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। अगर किसी बच्चे को किताब नहीं भी खोली तो यहाँ से देख लो, बात कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मेरी जेब में 25 लाख है, पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर को दे दो, लिक्विडेशन एक्सपेंस को दे दो, प्रेफरेंशियल को दे दो, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन जितना निकल सकता है वो दे दो, बैलेंस निकाल लो। अब वो बैलेंस जो है वो 2 लोगों में फिर बांटना है, अनसिक्योर्ड में और लिक्विडेटर रेमुनरेशन में। दोनों को मिला के इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया 2 मिनट में, खत्म हो गया क्वेश्चन। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है हमारी बुक के अंदर। ये मैं आपको आंसर चेक कराऊँ इसका, ये देखो। ये देखो 1 2 3, मैंने 54 लिखे थे, इन्होंने 55 लिख दिए, राउंड ऑफ कर दिए। मेरे पास 25 लाख है, उसमें से 25,000 किसको दे दिए? एक्सपेंसेस को। 10 लाख किसको दे दिए? सिक्योर्ड क्रेडिटर को। 75,000 किसको दे दिए? प्रेफरेंशियल को। 50,000 का एक रेमुनरेशन है, दूसरा ये है, ये बैलेंस बच गया, इसकी इक्वेशन लगा दी, हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कोई मैंने नया क्वेश्चन नहीं कराया, जिस बच्चे ने क्लास बुक को ढंग से किया हुआ है वो सारे क्वेश्चन क्रैक कर सकता है बड़े आराम से। पढ़ना आपके हाथ में है, चीज़ों को याद रखना आपके हाथ में है। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ सर, और कोई भी नई चीज़ मेरे को नज़र नहीं आ रही। मैं चलते चलते आ गया सर इसके डी पार्ट में। ये इसका डी पार्ट है। ये ESPP का क्वेश्चन है, लो कर लो बात। आज ही मैंने टेलीग्राम पे नोट डाला था, एक बच्चे ने पूछा था सर आपने ESPP करा रखा है, आपने SCR करा रखा है, ये सर फालतू की चीज़ें करा के हमारा टाइम वेस्ट करते हो। और मैंने टेलीग्राम पे वॉइस नोट डाला, भैया मैंने कोई फालतू चीज़ नहीं कराई, जो स्टडी मैट में थ्योरी है उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराए आपको। स्टडी मैट में अगर उसका क्वेश्चन नहीं है तो उसका क्वेश्चन बना के कराया आपको, इधर उधर से अरेंज करके कराया आपको कि पेपर में झटका ना लगे। देखो ESPP का क्वेश्चन पड़ा है। ESPP में और ESOP में क्या फ़र्क होता है? वेस्टिंग पीरियड का। ESOP में वेस्टिंग पीरियड होता है, ESPP में नहीं होता। ESPP में सारा खर्चा करंट ईयर में, और बस ये देखना होता है कितने शेयर एक्सरसाइज हुए हैं। ये देखो आप, ये हमारा 70 रुपये का एक शेयर है, मार्केट प्राइस इसका 130 है, तो 60 रुपये का लॉस है, 60 रुपये का लॉस है। और ऑप्शन को हमने करंट ईयर में एक्सरसाइज करना है, दिसंबर से मार्च के बीच में। बस आपको ये देखना है कि हमने ऑप्शन दिए कितने थे? 25,000, और एक्सरसाइज कितने हुए? 18,000। बस एंट्री मारनी है आपने, बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 70 रुपये तो वो लेके आएगा। एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट 18,000 इंटू 60 रुपये का हमारा लॉस हो गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18,000 इंटू 10, फेस वैल्यू 10 रुपये है। टू प्रीमियम 18,000 इंटू 120, 130 का एक शेयर है, 10 का शेयर है तो भी 100। ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो क्लास बुक में कराए हुए हैं। ये लो, हो गई आपकी MTP। ये मैं कुछ नया थोड़ा ना करा रहा हूँ, इसके जैसे कम से कम 5 to 7 क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं। और मैंने तो इसमें आपको एक चीज़ और बताई थी जो इस क्वेश्चन में मेरे को नज़र नहीं आ रही, और वो थी पोस्ट वेस्टिंग कंडीशन। मैंने ESPP बताया था कि ESPP में शुरू में वेस्टिंग नहीं होती, शेयर खरीदने के बाद आप उसको बेच नहीं सकते और कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन। याद आया कुछ? और उसकी वजह से हमारा फेयर वैल्यू गिर जाता है। तो वो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन वाला फेयर वैल्यू दे रखा हो तो हम 130 रुपये यूज़ नहीं करते, वो वाला यूज़ करते। पूरी कहानी सुना रखी है आपको सर। आपको बातें क्लिक करनी चाहिए, पेपरों का टाइम आ गया है, आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें। 2 एंट्रियाँ मारनी है बस आपने, इसको उठा के P&L में मारना है, क्वेश्चन ख़त्म। ESOP का क्वेश्चन लेंदी होता है,
उसमें पता नहीं क्या क्या पढ़ा हमने, एम्प्लॉयज़ लेफ्ट, ग्रेडेड वेस्टिंग, कंडीशनल वेस्टिंग। ESPP में तो कुछ होता ही नहीं, 2 एंट्रियों में काम ख़त्म हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन, अगर बच्चे को ये भी नहीं सॉल्व होता तो कैसे काम चलेगा बताओ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अच्छा कराया था सर। जय श्री राम बोलो जी, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ बच्चे तो सर बहुत तारीफ़ करते हैं, रैंक्स तो मैं शेयर करता रहता हूँ, मार्क्स भी शेयर करता रहता हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि ये सारा क्रेडिट स्टूडेंट का है। चाहे रैंक 1 आए और चाहे रैंक 50 आए, चाहे बच्चे के 90+ आएँ और चाहे बच्चे के 9+ आएँ, सारा क्रेडिट बच्चे का है। वो तो सब लोग कर रहे हैं, हमने भी करना शुरू कर दिया, नहीं तो मेरी प्रैक्टिस नहीं होती थी कि बच्चे के रिज़ल्ट को मैं अपना रिज़ल्ट बना के शो करूं। मेरी बात समझ रहे हैं? पर प्रिंसिपल्स की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। रैंक का, पास का, फेलियर का सारा क्रेडिट और सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट की है सर, उसके पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है। अगर कोई बच्चा अच्छा रिज़ल्ट अचीव करता है, हम टीचर लोग हैं, बच्चे की पीठ थपथपा देते हैं, हमें भी खुशी हो जाती है, अरे बच्चा नंबर लेके आया। लेकिन हमें पता होता है कि 8 पेपर हैं, 8 में से मैंने तो 2 ही पढ़ाए हैं। सारा क्रेडिट बच्चे का है और फेल होने की ज़िम्मेदारी भी बच्चे की है। प्लीज़ शॉर्टकट ना ढूंढें। CA करनी और अकाउंट्स नहीं करना। चार्टेड अकाउंटेंट बन के करोगे क्या? अकाउंट्स ही नहीं आता। अकाउंट्स और टैक्स तो 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके DNA में होने चाहिए। बच्चा उसमें भी शॉर्टकट, सर स्ट्रैटेजी बताना, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे CA बन के क्या करोगे अगर अकाउंट्स और टैक्स ही नहीं पढ़ा तो? प्रोफेशनल बनना है, लोगों को एडवाइस करना है और उस एडवाइस से ही हमने ज़िंदगी चलानी है अपनी। मैं आपको ट्यूशन दे रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ। अगर पढ़ूंगा नहीं तो पढ़ाऊँगा क्या? स्ट्रैटेजी नहीं खेलते बच्चे। CA में स्ट्रैटेजी बनानी है, अकाउंट्स और टैक्स छोड़ के जो मर्जी बना लो, पर अकाउंट्स और टैक्स अगर नहीं पढ़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं सही बता रहा हूँ, फाइनल में फंस जाओगे आप। मेरी बात समझ रहे हो? और जो लास्ट डे रिवीजन की हम बात करते हैं, तो लास्ट डे रिवीजन में बेटे अकाउंट्स में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, AS की थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलें लास्ट डे में आप सारे क्वेश्चन कर डालोगे, आप उसको थॉरली देख लोगे, अकाउंट्स के क्वेश्चन देखने से धेला पता नहीं लगता, क्योंकि अकाउंट्स के क्वेश्चन में कौन सी एंट्री छुपी हुई है, कौन सी घूम के आ रही है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही पता लगता है, और वो प्रैक्टिस एग्ज़ाम से पहले 2 बार हो जानी चाहिए। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस पहले हो जानी चाहिए, ऑन द स्पॉट नहीं होती इसकी प्रैक्टिस। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे नज़र मारी जा सकती है या थ्योरी रिवाइज की जा सकती है AS की, बस। अगर आप बोलो मैं सारे क्वेश्चन पे नज़र मार के जाऊँगा, मार भी लोगे सर, याद तो कुछ रहना ही नहीं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है इसके अंदर। ये मैंने आपको MTP 1 करा दी है, मैं MTP 2 इसके बाद ही डालता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ इसे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।